तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिक्योरिटी इन कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड। तो बेसिकली ये चैप्टर फोकस किया गया है समझाने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की कहानी। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, डिस्ट्रक्शन देखा, फिर हमने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उससे भी डबल डिस्ट्रक्शन हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कंपेयर में। भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1915 में 14 में स्टार्ट हुआ, 1918-19 में ख़त्म हुआ था जाकर, ठीक है। तो लगभग 5 साल वो चला था। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से स्टार्ट हुआ, यानी कि उसके लगभग 20 साल या 18-19 साल बाद, 18-19 साल के पीरियड में हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इतना डिस्ट्रक्शन देखने के बाद नेशन लीग बनाई गई, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए कि आगे से वॉर ना हो। इतने बड़े लेवल का काफ़ी बड़ा लेवल था, लाखों लोग मारे गए थे और कितना शहर शहर डिस्ट्रक्शन हो गया था। तो लेकिन जो नेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन था वो सक्सेस नहीं हो पाया। उसमें जो भी एग्रीमेंट थे, कुछ लोगों ने, कुछ कंट्रीज़ ने मानी नहीं, खासकर जर्मनी ने। तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया था 18-19 साल के बीच में। तो सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर था उसका जो मेन ये था वो हिटलर की वजह से हुआ, ठीक है। तो बेसिकली अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ, वहाँ पे फिर एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत पड़ी, जो कि यूएन बनाया गया। क्योंकि जब दोबारा चोट पहुँची तब लोगों को समझ में आया कि भाई वॉर से जीते हारे कोई भी, नुकसान तो दोनों का ही होना है। जो जीतता है उसका भी नुकसान होता है, इतने बड़े लेवल का अगर कोई वॉर है तो उस पर यूएन बनाई गई, ठीक है। और काफ़ी हद तक के स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। इसमें काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन, लोगों को कितना आर्म फोर्स बढ़ाना है, कितने वेपन्स रखने हैं कंट्रीज़ को, वो डिसाइड किए गए। एटम बम हर कंट्री नहीं रख सकता, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें डिसाइड की गई कि मिलिट्री पावर कौन कंट्री कितनी बढ़ा सकती है। तो जब यूएन की बात, क्योंकि काफ़ी मेंबर्स का ग्रुप है यूएन एक, तो दूसरे मेंबर कंट्रीज़ को मानना पड़ता है, क्योंकि नहीं मानेंगे तो उन पर बैन लग जाएगा और वॉर को भी फिर झेलना पड़ेगा। वॉर भी किया जा सकता है अगर उस कंट्री नहीं माना, वेपन्स को बढ़ाता गया, आर्म को बढ़ाता गया, मिलिट्री बढ़ाता गया, ठीक है ना। तो बिजनेस में बैन लगा दिया जाएगा यूएन की तरफ से कि यूएन एक बड़ा ग्रुप है, कई कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड की। तो अगर यूएन ने बोला इससे बिजनेस नहीं करना तो नहीं करना होता है, फिर बाकी कंट्रीज़ को मानना पड़ता है। तो इतने वेपन्स, इतने डेंजर लेवल के वेपन्स हो गए हैं अब। अगर क्योंकि 1939 से 45 यानी कि आज से 70 ईयर्स बिफोर, 70 क्या कितना हो गया, 30 ईयर्स हो गया लगभग, हाँ 30 ईयर्स, सॉरी 80 ईयर्स हो गए लगभग, 24, हाँ 80 ईयर्स लगभग, 80 साल पहले, 80 साल, 80 ईयर्स बहुत बड़ा पीरियड होता है। तब तो इतने ज़्यादा हैवी वेपन और इतने डेंजरस वेपन थे कि लोगों का कितना बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुआ था। 80 साल पहले क्या टेक्नोलॉजी थी, स्मार्टफोन नहीं थे, वायरलेस टेक्नोलॉजी थी नहीं, है ना। इतनी नहीं होने के बाद भी वेपन्स इतने ज़्यादा ख़तरनाक थे। अब आज का पीरियड सोचो कि आज के पीरियड 2024 या 20s में जब 80 साल पहले इतने ज़्यादा है और डिस्ट्रक्टिवफुल ये थे वेपन्स थे, तो आज कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। वो वेपन मतलब कितना अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, कितना अब एडवांस हो चुका है, कितना हर फील्ड में
कितना मतलब डेवलपमेंट हो चुका है, तो डेफिनेटली वेपन्स भी लोग अपने अपने कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरनाक लेवल का बना रहे हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तो ऐसे बम आ गए कि एक एक बम एटम बम गिर गया या हाइड्रोजन बम तो ऐसा है कि कई कंट्री तबाह हो जाए एक हाइड्रोजन बम में। एटम बम से भी ज़्यादा डेंजर माना जाता है। तो यही बताया गया इसमें कि सिक्योरिटी क्या है। अगर एक थोड़ी भी वॉर, अगर अब ये छोटी मोटी वॉर होती हैं, जानबूझ के बड़े वॉर ज़्यादा कंट्री से इन्वॉल्व नहीं होती हैं अपने साथी कंट्री को बचाने के लिए, जैसे यूक्रेन और रशिया में हुआ। चाहते तो अमेरिका या दूसरे जो यूरोप के कंट्री जो यूक्रेन के साथ में थे, चाहते तो सपोर्ट कर सकते थे डायरेक्ट तौर पे नहीं किया। उन्हें पता है कि हम भी उतरेंगे उधर से 2 कंट्री और उतर जाएंगी वॉर में, फिर धीरे 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 क्या हो जाएगा, बड़ा वॉर हो जाएगा और ये फिर सबके लिए नुकसान है। अगर आज देखो, अगर इजराइल वाला चल रहा है मसला, तो कितना ज़्यादा इंडिया में भी काम का नुकसान हुआ है लोगों का, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेस है, इंपोर्ट बिजनेस है, तो फ़र्क पड़ता ही है। तो बस यही थी बात कि सिक्योरिटी कॉन्टेम्परेरी वर्ड जो आज की दुनिया है, या हम बोलें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो वर्ड है, क्या सिक्योरिटी है। इतने हाईवे बम है, कोई किसी बम मार दिया, अटैक कर दिया, तो कंट्री बची जब तक अपने आप को संभालेगी, बचने लायक ही नहीं रहेगी संभालने तक में। तो कम से कम 15 से 20 कंट्री ऐसी हैं कि वर्ल्ड में 12 to 15 कंट्रीज़ हम कह सकते हैं जो कि दुनिया ख़त्म कर सकते हैं। इतने ज़्यादा डेंजर लेवल के बॉम्ब और वेपन्स आ चुके हैं, इतने डेंजर लेवल का। तो यही है कि व्हाट इज़ सिक्योरिटी, इसी का सिक्योरिटी हमें चाहिए कि हम अपनी रक्षा कैसे करें, अपनी डिफेंस कैसे करें, ठीक है ना। अब तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, बहुत अलग अलग टाइप के वेपन्स आ गए, केमिकल वेपन्स आ गए हैं। तो अब वही है कि लोगों को, हर कंट्री को खुद समझना है कि वॉर से बचना है, इनसे बचना है, क्योंकि सबका नुकसान होता है। दूसरी और भी हमारे पास चैलेंजेस हैं वर्ल्ड के पास। पॉल्यूशन एक चैलेंज है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं, वो चैलेंज है। तो खुद ही इतने दूसरे चैलेंज है कि उस पर डेवलपमेंट करना है। जंगल काट रहे हैं, फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, वो चैलेंज है। तो समझ रहे ना, ये चीज़ है। तो अब यही है कि जैसे यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है तुम्हें, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल अटैक। अगर कोई एक्सटर्नल अटैक होता है तो उसको डिफेंस करने के लिए अब कंट्री को भी एक रीज़न दे सकते भाई अपने डिफेंस के लिए वेपन्स बढ़ा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही दिया, इन ब्रीफ सिक्योरिटी वॉज बीइंग डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सम कोर वैल्यूज सच एज सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि हमें सिक्योरिटी चाहिए खुद के डिफेंस के लिए। Such of notion of security has existed for a long time and is therefore viewed as a traditional notion. It had become the key principle of foreign policy of most states in the 19th and the early years of 20th century. ठीक है, Napoleon had badly mutilated the political map of Europe. After Napoleon defeat, Europe, 4 major power formed Concert of Europe, that is 1815 में, for the welfare and the security of the world. The League of Nations was founded in 1919, जैसे मैंने बताया था आपको. After the World War I, similarly UN जो बना 1945 के बाद, आफ्टर World War II. तो अब नेपोलियन के बाद से ही लोगों में फिक्रें और टेंशन शुरू हो गई कि किस तरीके से वॉर को प्रिवेंट किया जाए. So there was danger that even a small conflict might escalate into a major confrontation. मैंने कहा ना कि छोटी सी जो 2 कंट्री में वॉर लग रही है आज के टाइम पे, तो दूसरे साथी जो कंट्री होते नहीं इन्वॉल्व होते, जान इंटेंशनली रोकने की कोशिश करते हैं, समझाने की, डायरेक्ट तौर पर इन्वॉल्व नहीं, बचते हैं कि बड़ा वॉर ना हो जाए.
सो मोर ओवर इन ए वॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन मिलिट्री एंड द सिविलियन टारगेट्स इज निगलेक्टेड। बेसिकली वॉर का जो रूल होता है, बोलते हैं कि भाई आप सिविलियन को टारगेट नहीं कर सकते, आम पब्लिक को नहीं कर सकते, लेकिन किया जाता है। दूसरी कंट्री फ्रस्ट्रेशन में हार को अपनी हार ना होने देने के लिए, आज देखो इसराइल में क्या हो रहा है, फ़िलिस्तीन में सिविलियन में तो बॉम्ब गिराए जा रहे हैं, बच्चे देखो मर रहे हैं बेचारे, लेडीज़ मर रही हैं। मिलिट्री से कहाँ हो रही लड़ाई? लड़ाई होनी चाहिए वॉर मिलिट्री टू मिलिट्री होनी चाहिए, उधर की मिलिट्री थी यहाँ की मिलिट्री थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अमेरिका ने 1945 में बॉम्ब गिराया था हिरोशिमा नागासाकी में, तो उनके मिलिट्री में थोड़ा गिराया था, पूरे सिविलियन थे। तो जो रूल फिर तोड़ देता है इंसान वॉर में। कुछ रूल बनाए गए हैं, वॉर के भी अपने रूल होते हैं, लेकिन नहीं फॉलो होते हैं वो। नहीं, देखो, द चॉइस ऑफ स्टेट हैज़ इन इवेंट वॉर ऑफ थ्रेट ऑफ वॉर। सो मोर पीपल आर नो रियलाइजिंग द वॉर इज़ डेंजरस। ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ एक्सप्लेनेशन में। इन द इवेंट ऑफ वॉर, द थ्रेट ऑफ वॉर और थ्रेट ऑफ वॉर, वॉर या वॉर का डर, ए कंट्री हैज़ 3 ऑप्शन। 1, सरेंडर कर दो भाई। 2, एक्सेप्ट शी हैज़ बीन बीटन, मतलब हार मान लो, ऑफन बाई साइनिंग सरेंडर डॉक्यूमेंट, मतलब ठीक है ना, सरेंडर कर दो कि भाई ठीक है हम हार गए, हमें नहीं वॉर करनी है, पहले से ही सरेंडर कर दिया, मतलब वॉर करने से, वॉर होने से पहले ही। सेकेंड, देखो क्या होता है वॉर में, बिकमिंग इन्वॉल्व इन वॉर, देन अलाउिंग हर डिवास्टेशन टू सच एक्सटेंट दैट, या तो भाई आप वॉर करो, जैसे यूक्रेन ने किया, पता था रशिया से जीतना मुश्किल है, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया, तो कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ, यूक्रेन पूरा तबाह हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, टेकिंग एक्शन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट डेंजर, या तो दूसरा है कि आप प्रोटेक्ट करो अपने आप को। द स्टेट पर्सन इन दिस केस नो दैट दे वर कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग देयर कंट्री अगेंस्ट डेंजर। तो यहीं पर आता है सिक्योरिटी का मसला, थर्ड वाले पॉइंट में, कि अपना प्रोटेक्शन हम कैसे करें। यही लोगों का बहाना होता है वेपन बढ़ाने का, मिलिट्री बढ़ाने का। तो कैसे प्रोटेक्शन करें, कैसे जो बाहर के कोई अगर वॉर होता है तो क्या अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो सम ट्रेडिशनल मोड, पुराने इसमें देखेंगे तो क्या ऐसे तरीके थे जो हम लोग प्रोटेक्ट करते थे। तो यहाँ पे बताए, वी हैव ऑलरेडी रिफर्ड टू द ऑप्शन दैट ए कंट्री हैज़ इन द इवेंट ऑफ वॉर थ्रेट ऑफ वॉर। नाउ वी वुड कॉन्सेंट्रेट ऑन सम ऑफ द मोड्स बाई विच स्टेट पर्सन, मतलब कंट्री का जो मेन पर्सन है, सॉट टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो किस तरीके से हम लोग वॉर से बच सकते हैं। ट्रेडिशनल वे क्या थे पहले, बैलेंस ऑफ पावर, द ट्रेडिशनल रिलेशन एमंग नेशन स्टेट आर ऑफन एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। क्या है, इट रेस्ट ऑन द आइडिया दैट पीस इज मोर लाइकली वेयर 2 ग्रुप ऑफ नेशंस आर इक्वल मिलिट्री एंड पॉलिटिकल। अगर पॉलिटिकल पावर और मिलिट्री पावर इक्वल है, जैसे रशिया और अमेरिका का एक टाइम पे इक्वल था, तो दोनों वॉर करने नहीं जाते थे, बैलेंस रखते थे। तो फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड यूरोप रिमेन डिवाइडेड इनटू 2 आर्म कैम्प, 2 आर्म कैम्प में डिवाइड रहा यूरोप एक काफ़ी टाइम तक के। द ट्रिपल अलायंसेस, एक ये था प्रूशिया, इटली एंड ऑस्ट्रेलिया, एक ये था, एंड द ट्रिपल एंटेंटे, दैट इज़ ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ये 2 ग्रुप थे। दोनों पावर लगभग इक्वल थी। अकॉर्डिंग टू द सम हिस्टोरियन, द बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम प्रिवेंटेड 7 वॉर्स बिटवीन 1871 से 1914, 6-7 वॉर हुई। व्हेन दिस डेलिकेट बैलेंस वॉर डिस्टर्ब, तो ये डिस्टर्ब हो गया, कंट्री इधर से उधर जाके मिल गई, ग्रुप छोड़ दिया। तो पहले अच्छा बैलेंस था, तो जब बैलेंस नहीं रहा, पहले छोटी वॉर होती थी क्योंकि बैलेंस था, जब बैलेंस नहीं रहा तो वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गया वो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो जब बैलेंस नहीं रहा, ठीक है ना। बैलेंस नहीं मतलब कि किसी ने किसी का एग्रीमेंट नहीं माने या कुछ इस तरह कर दिया। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंडीशन बिकेम अनफेवरेबल टू द सक्सेसफुल ऑपरेशंस। बट देन द बैलेंस केम टू मेंटेन थ्रू द टेक्निक एंड डिवाइसेस अलायंसेस। दूसरा क्या तरीका, अलायंस बनाओ,
भाई देखो, पहला क्या तरीका था कि पावर का एक बैलेंस बनाना, कि हमारे पास पावर, तुम्हारे पावर, भैया वॉर ना करो, दोनों का नुकसान होगा। फिर क्या है, और कैसे पावर वॉर को रोक सकते हैं? अलायंस बनाओ, ग्रुप बनाओ, जैसे नाटो बना हुआ है। नाटो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो मिलिट्री पावर को शेयर करते हैं एक दूसरे कंट्री। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें यूरोप की भी कंट्री हैं, यूएसए भी है। तो ये इसमें ये बोला जाता है कि अगर किसी एक पूरे ग्रुप में जो भी कितने भी कंट्रीज़ हैं, किसी एक में अटैक किया, मतलब पूरे नाटो ग्रुप का अटैक किया, तो पूरा नाटो सारे कंट्री एक हो जाएंगे। अब सवाल है कि यूक्रेन के टाइम क्यों नहीं हुआ एक? क्योंकि यूक्रेन को अभी तक नाटो की है ना, ये नहीं मिली थी, मेंबरशिप नहीं मिली थी। इसी पर तो रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था। यूक्रेन रशिया का नेबर है, नेबर कंट्री है। नेबर कंट्री हमेशा मोस्टली एंटी कंट्री मानी जाती है। ये मेरा नेबर है, भाई से बचो क्योंकि मेरे बॉर्डर पर है, तो हम एंटी समझते हैं। तो यूक्रेन रशिया कुछ अपने डिस्प्यूट थे कुछ जगहों के लेकर। अब यूक्रेन नाटो का ये करने जा रहा था, मेंबरशिप बनने जा रहा था, क्योंकि नाटो अमेरिका और यूरोप के कई कंट्री से मिलकर था। नाटो का बन जाता, बहुत पावरफुल हो जाता है यूक्रेन, क्योंकि रशिया अगर कुछ भी करता, ये होता है कि पूरे नाटो पर उसने हमला किया है। तो इसी पर रशिया चिढ़ गया कि भाई आप यूक्रेन को नाटो मेंबर नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि रशिया को क्या ये है, प्रॉब्लम क्या है? वो तो यूक्रेन अपना नाटो के मेंबर बन, सिर्फ रशिया को क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि यूक्रेन रशिया के बॉर्डर पे है, ठीक है। और रशिया की भी जिम्मे, हर कंट्री की अपनी एक मेन ड्यूटी होती है उस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करें। अब यूक्रेन अगर नाटो का मेंबर बन जाएगा तो यूक्रेन पावरफुल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर नाटो का मेंबर बन गया, पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो यूक्रेन रशिया के अंदर घुस आएगा, उसके बॉर्डर जगह लेने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए रशिया की डिमांड थी यूक्रेन से कि आप नाटो मेंबर मत बनो। उसकी डिमांड कुछ हद तक की ठीक भी थी। वैसे इंसान की अपनी मर्ज़ी है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन भाई उसकी मेन जिद वही थी कि आप नाटो मेंबर यूक्रेन नहीं बनना चाहिए। इससे हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटीज़ में फ़र्क पड़ेगा। रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल बनाए गए, बड़े बड़े ग्रुप, बड़े बड़े कंट्रीज से मिलकर, कि भाई हम सिक्योरिटी करेंगे, वॉर नहीं होने देंगे, वॉर हुआ तो सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो द चार्टर ऑफ यूएन रिक्वायर्स ऑफ कंट्रीज टू यूनाइट देयर स्ट्रेंथ टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस। मतलब मजबूत बनना है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाने के लिए। तो सिक्योरिटी काउंसिल में यही होता है मेन, कि आप को वॉर नहीं होने देना है। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। क्योंकि यूएन में बहुत सारे काम होते हैं, गरीब देशों को एजुकेशन पहुंचाना, फूड पहुंचाना। तो यूएन एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल ब्रांच है यूएन की, वो यही मेन काम करती है कि वॉर नहीं होने देना है, ठीक है। हेलो।